सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने क्षितिज बुक के अंदर अध्याय नंबर 5 के अंदर उत्साह और उत्साह अटनहिरे कविता के अंदर अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने इसका व्याख्या भावार्थ के रूप में जाना था। अब हम इनमें देखते हैं कि किस प्रकार के इन जो दो रचनाएं दे रखी है कवि ने, इसमें किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो हम इसको दोबारा अच्छी तरह से देखते हुए चलते हैं कि घेर घेर घोर गगन। तो घेर घेर जो शब्द है बच्चों, तो यहाँ पर किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हो रहा है, आप पीछे 9th के अंदर भी पढ़े होंगे, लर्न होगा आपको। तो किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है इसमें, तो पहचान सकते हो आप, यानी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवर्ती हो रही है और जहाँ वर्णों की आवर्ती होती हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर जैसे ललित ललित, और आपको जहाँ बताया था कि जब एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता हो और उसी शब्द की अगर फिर आवर्ती होती है तो वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। यानी जब एक जैसे शब्द दोनों का एक जैसा अर्थ हो, अगर उन्हें फिर से अगर आवर्ती हो रही हो तो वहां पर कौन से अलंकार हो जाएंगे, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएंगे। और फिर चलते हैं आगे, काले घुंघराले बाल की बात हो रही है, यानी बाल यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है बच्चों। तो काले घुंघराले बाल, तो यहाँ पर किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हो रहा है, यानी अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर भी लय की आवर्ती हो रही है। ये देखो लय, यहाँ पर भी लय, इसमें के अंदर भी लय है और इसके अंदर भी लय। तो इस प्रकार से लय का प्रयोग वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार रहेगा। और फिर चलते हैं आगे, बाल कल्पना के से पाले। तो बच्चों यहाँ पर इस पूरे वाक्य को आप लेके देखिए, बाल कल्पना के से पाले। जब इस प्रकार के मान लो अगर बाल कल्पना यानी कि बच्चों के जैसे, यानी जैसे बच्चों के स्वप्न होते हैं, कल्पना यानी स्वप्न, यानी बच्चों के जैसे स्वप्न होते हैं, इसी प्रकार के स्वप्न यहाँ किसको दर्शाया या उनकी चंचलता किसकी दर्शाई है, यानी बादलों की, जो काले काले बादल हैं उनकी दर्शाई है। तो स्पष्ट रूप से बच्चों यहाँ पर उपमा दी जा रही है, यानी कि काले बादलों की जो बच्चे होते हैं, काले काले घुंघराल वाले जो बच्चे होते हैं, काले काले बाल वाले, उन बच्चों के समान उसकी तुलना की है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, कवि जीवन नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पर भी किसकी आवर्ती हो रही है बच्चों, यानी वह की, यानी वह वर्ण की यहाँ पर आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यानी अनुप्रास, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, विकल विकल। तो ये सेम उसी ललित ललित की तरह फिर आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा, यानी पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि जब सेम ही उक्ति के रूप में उसे दे दिया जाता है, यानी शब्द बनाकर उनको उतार दिया जाता है। और ऐसे शब्दों के अंदर ज्यादातर बच्चों क्या होता है, यानी योजक भी लगा होता है। यहाँ पर योजक भी आप लगा के इनको लिख सकते हो, यानी कि जैसे विकल विकल, ललित ललित। तो यहाँ आप घेर घेर, तो यहाँ पर आप इनमें क्या कर सकते हैं, योजक का प्रयोग करते हुए इनका उपयोग कर सकते हैं, लिखे हुए हो सकते हैं। अगर नहीं भी लिखे होते हैं तो भी हम यहाँ पर इस प्रकार जब एक ही अर्थ लिए हुए 2 शब्द बार बार आ रहे हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे हम 18 जो आपका अगले पृष्ठ में उसे देखते हैं। तो बच्चों कविता अटनेरे के अंदर देखते हैं, इसमें अट नहीं रही है आबा फागुन की सट नहीं रही। तो यहाँ पर एक सिंपल दर्क है, नहीं समा रहा है, यानी कि जब फागुन का महीना आता है, जब शीत ऋतु का अंत होकर जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला होता है, तो उसकी जो मध्याह्न जो महीना होता है, यानी फागुन का महीना, या जो होलिका दहन के रूप में हम होलिका त्योहार के रूप में मनाते हैं, तो ये बिल्कुल इसका मध्यकाल के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको कहा जा रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर। तो यहाँ पर जो घर घर, अब यानी घर घर भर, तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें बच्चों कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति, यानी कि जब घर घर शब्द आ रहा है तो ये पुनरुक्ति के रूप में कहलाएगा। और यही जब दोनों भर के साथ में दे दिया, भर देते हो, तो यहाँ पर घर घर यानी कि वर्णों की भी आवर्ती हो रही है। तो इस तरह से एक वाक्य के अंदर जब वर्णों की आवर्ती होती हो तो वह अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो बच्चों समझ में आ गया, यानी कि घर घर, यानी शब्द जो आ रहा है, अगर घर घर शब्द को अगर हम लें तब तो क्या हो जाएगा,
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जब इस पूरे वाक्य की बात करें तो अनुप्रास अलंकार। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर आगे चलते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो यहाँ पर कर, तो यहाँ पर इस प्रकार का जब आ रहा है तो यहाँ पर भी पर कर देते हो अगर लेके चलें तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अगर इन्हें पर शब्द को यहाँ पे लेके बात करें तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो समझ में आ रहा होगा आपको। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, हरी हरी कहीं लाल पड़ी है, उर में गंध पुष्प माल। एक बच्चों यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए आप कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तो यानी घर घर के अंदर आप इस प्रकार से जो आप प्राणवायु लेते हो, यानी कि यहाँ पर उस महीने को कहा जा रहा है, यहाँ पर उस फाल्गुन महीने को कहा जा रहा है भी हे फाल्गुन के महीने तुम जब इस अपनी सांस लेते हो, इन बसंत ऋतु को भी यानी ये आगमन स्टार्ट हो जाता है तो यह बसंत ऋतु के रूप में भी कहा जा रहा है कि जो बसंत रूपी जो महीना फाल्गुन का महीना है वो किस प्रकार से मान लो अपने जब सांस लेता है, यानी इसके अंदर जो मंद मंद वायु बहती है उसके अंदर जो पुष्पित होती है या फूलों से युक्त जो खुशबू होती है वो किस प्रकार से घर घर के अंदर भर जाती है। तो यानी इस प्रकार से तुलना यानी कि बसंत ऋतु से की जा रही है, हवा से की जा रही है फाल्गुन के महीने की। यानी कि वो सांस और सांस कौन लेता है बच्चों? जो सजीव होता है। और सजीव मतलब यहाँ पर मानवीय क्रिया हो रही है, यानी मानव के समान सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब मानव के समान अगर किसी भी क्रिया का किसी मान लो ऐसी अचेतन या इस प्रकार से किसी मान लो वस्तुओं के अंदर दर्शाया जाता है तो फिर उसे कौन सा अलंकार के रूप में कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार। तो कौन सा कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार। यानी उसके मानव के समान क्रियाएं अन्य वस्तुओं में पदार्थों में दर्शाई जाती है तो वह मानवीय अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पहरे के अंदर लगभग यही कुछ दिया हुआ है कि सांस लेते हो, भर देते हो, आकाश में इस तरह से उड़ते हो, पर उड़ने के जिस तरह उड़ते जा रहे हो, या लदों से पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में। तो यानी हृदय के अंदर जिस तरह से फूलों से युक्त माला पड़ी हो, तो यानी इस प्रकार से माला पड़ी मतलब जिस तरह से गले में माला पड़ी हो, तो यहाँ पर उस मानव की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर भी कौन सी अलंकार हो जाएगा? मानवीय अलंकार हो जाएगा। यानी इस पूरे अगर वाक्य की बात की जाए तो मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। फिर ये पाठ शब्द फिर आया है यहाँ पर, तो ये पाठ शब्द किस रूप में हो जाएगा बच्चों? पुनरुक्ति अलंकार। तो यानी इस प्रकार से इनको आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा अध्याय था और इसमें जो अलंकार भी दे रखे हैं वो भी बड़े सिंपल से दे रखे हैं। अलंकार आप पीछे पढ़ के आए हो तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ऐसे जो शब्द होते हैं वो अलंकार के रूप में जाने जाते हैं। और अलंकार जो रचनाएं होती है, कविताएं होती है, गद्यखंड के भाग होते हैं, चाहे पद्यखंड के यानी काव्यांश के होते हैं, तो ये उनकी शोभा बढ़ाने वाले, सुंदरता बढ़ाने वाले ऐसे कवि और लेखक अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनका सौंदर्यकरण करते हैं। और सौंदर्यकरण करना ही अलंकार कहलाता है। तो ये सब आप बच्चों जानते ही होंगे आप। तो इस तरह से आप इन अलंकारों का प्रयोग करते हुए और बाकी का आपने इसका भावार्थ रूप लिख ही लिया होगा। तो बहुत ही सिंपल सी है तो लर्न भी कर लिया होगा आपको। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आए तो अंडरलाइन करते हुए आप मैसेज के द्वारा पूछेंगे। आगे हम चलते हैं अभ्यास क्वेश्चन के अंदर, अभ्यास प्रश्न में। तो बच्चों अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंदर सबसे पहले जो उत्साह कविता थी उसके अंदर से हम देखते हैं कि कवि किस प्रकार के प्रश्न कर रहा है। कवि पहले उत्साह कविता से कह रहे हैं कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो यानी कि स्पष्ट है कि यहाँ पर हमें दो तुलना यानी कि दो रूप में यहाँ पर बादल के दो रूप के रूप में पूछ लिया कि जो फुहार होती है, रिमझिम होती है या बरसने के स्थान पर, तो गरजने के लिए क्यों कहता है। तो यानी कि एक गरजने वाला रूप और एक बिल्कुल रिमझिम और एक मधुर लहर के अंदर बरसना, बिल्कुल मधुर शांत स्वभाव में, और गर्जना मतलब उग्र स्वभाव के अंदर। तो यहाँ ने दोनों रूप पूछ लिए। तो यहाँ पर बादल का अगर दो रूप पूछे हैं तो दोनों रूप में जो रिमझिम बरसने वाला जो रूप होता है वो बिल्कुल ही एक सुंदर रूप होता है, बिल्कुल शांत और कोमल स्वभाव वाला रूप होता है। और अगर गर्जने वाली बात की जाए तो एक कठोर होता है, यानी कि गर्जना के अंदर बड़ी कठोर ऐसे यानी करक्ष आवाज के रूप में होती है उसकी। तो यानी इस प्रकार का जो रूप होता है वो उसका
मान लो एक तरह से क्रांति का कह सकते हैं, या विद्रोही भावना के रूप में उसका रूप होता है, यानी उसका एक क्रांतिकारी रूप के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो अतः कवि चाहता है कि तुम अपनी जो यानी कि मधुर मिलान करते हुए, तो ये तो तुम अगर करते हो, लेकिन तुम्हारे इसके साथ साथ बादल तुम्हारे परिवर्तन करने वाला ऐसा आह्वान रूप में का मैं आपको उचित मानता हूँ, आह्वान करता हूँ कि तुम अपनी गर्जना करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए तुम ऐसी अपनी गर्जना करो जिससे कि चारों ओर समाज का परिवर्तन हो, क्रांति हो, और तुम उस तरह से क्रांति का एक संदेश वाहक बनकर तुम अपनी गर्जना करते हुए आओ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड के अंदर कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो यहाँ पर लेखक हमें कह रहा है, कवि हमें कह रहे हैं कि मैंने उत्साह का ऐसा क्यों रखा, क्या उत्साह मेरा कविता का नाम रखना भाई उचित है या किस प्रकार से आप सोचते हो? तो हम इसके अंदर देखते हैं कि कवि ने इस रचना का उत्साह शीर्षक प्रदान जो किया है वो किस लिए है, क्योंकि बादलों की जो होती है ना, यानी कि आवाज़ होती है या जो बारिश करते हैं, वो उसमें एक प्रकार से कवि के मन के अंदर एक तरह से उसे उत्साह बढ़ा रहा है, काव्य रचना करने के लिए उत्साह बढ़ा रहा है, परिवर्तन लाने के लिए जो संसार के अंदर जो निरुत्साहित हो चुके हैं उनके अंदर उत्साह करने के लिए मतलब एक तरह से प्रोत्साहन रूपी अपनी प्रेरणा रूपी जो रचनाएं हैं उनको रच रहा है। तो रचते हुए कहना चाहता है, यानी कि उत्साह बढ़ाना चाहता है उनके अंदर इन प्रेरणाओं के द्वारा। कवि चाहता है कि मैं एक ऐसी कविता लिखूं जिससे कि समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं, मैं उनको एक नया रूप प्रदान करूं, उनका उत्साह बढ़ाते हुए उनका उत्थान करूं, उनका एक नया रूप प्रदान कर सकूं। तो इस तरह से उत्साह का जो उन्होंने लिखा है तो वो इस तरह से बच्चों लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा जो उत्साह रखा गया सब वो उचित है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बच्चों हमने ये पढ़ाई था कि जो कवि है वो अनेक अर्थों में मान लो इनका प्रयोग करते हुए लिखा है कि एक जिस तरह से मान लो एक वीर पुरुष होता है वो चारों ओर से एक समूह के अंदर विरोधी होते हैं, शत्रुओं का सामना करने के लिए उनको घेर घेर कर या उनके ऊपर धावा बोलते हुए मान लो इस तरह से करते हैं। जिस तरह से बादल भी तो घेर घेर घोर गगन यानी चारों ओर आकाश के अंदर उमड़ घुमड़ कर यानी घेर घेर कर यानी चारों ओर से आकाश को घेरते हुए जैसे मान लो एक तरह से आक्रमण करने आ रहे हैं, एक तरह से मान लो अपना उत्साह दिखाने आ रहे हैं, यानी जीवन का संचार करने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा है। और एक दूसरा प्रेरणा की बात की जाए तो प्रेरणा देने वाले भी हो सकता है, यानी एक नया जीवन को प्रेरणा देने के रूप में भी प्रयुक्त किया गया इसको। और दूसरा कहा जाए तो बादल एक समृद्धि का सूचक होता है, जो निरुत्साहित जो हृदय होते हैं उनके अंदर एक समृद्ध व्यक्ति की जैसे मान लो छवि प्रदान होती है, इसी प्रकार से वो भी संताप जो पीड़ित लोग हैं उनको अपनी बारिश के द्वारा समस्त को सुख शांति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बच्चों कह सकते हैं कि अनेक बादल इस कविता के अंदर इस प्रकार से अनेक रूप में यानी परिवर्तन करने वाला, समृद्धि लाने वाला, निरुत्साहित के अंदर उत्साह भरने वाला के रूप में यहाँ पर प्रकट किया है। तो आप ये क्वेश्चन के अंदर भी आप इस तरह से करेंगे। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसका उपयोग तो किसी खास भावी दृश्य में ध्वन्यात्मक भाव पैदा हो या प्रभाव पैदा हो तो नाद सौंदर्य कहलाता है। तो बच्चों ये आपको एक कविता के अंदर जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो नाद सौंदर्य किसे कहते हैं? तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो पंक्ति है ये आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए। ध्वन्यात्मक जो प्रभाव पैदा करने वाले होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे नाद सौंदर्य कहते हैं, यानी ध्वनि के द्वारा एक खास सुंदरता आ जाती है कविता के अंदर। तो इस प्रकार के जो शब्दों का कवि प्रयोग करते हैं तो उन्हें नाद सौंदर्य कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ आपको लिखना है इसको इतना जरूर नहीं, बल्कि आप इसको याद के रूप में करेंगे, याद करेंगे यानी लर्न करेंगे आप इसे।
तो उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, तो छांट कर लिखो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आए थे बच्चों, जैसे घेर घेर, घोर, गगन, ललित ललित, काले घुंघराले, या बाल कल्पना के से पाले। मतलब एक तरह से जो ध्वनि यानी उच्च ध्वनि की तरफ हमें लेके जाता है तो उसे कहते हैं। या जैसे विकल विकल एक शब्द आया था ना बच्चों, पीछे हम देखते हैं, इस तरह विकल विकल, या ललित ललित, काले घुंघराले, या घेर घेर, घोर, गगन, तो धारावर हो। तो यानी कि इसमें यानी कि जो बादलों को इस तरह संबोधित करते हुए कहते हैं, तो ये एक उच्च स्वर में जाता है, एक ऊंचे स्वर में लेके जाता है। तो वहां पर इस प्रकार से जो नाद या घोष करने वाले या नाद सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द होते हैं, तो इस तरह से आप इनको छांट के लिख सकते हो और याद भी रखेंगे। और ये आपकी जो परिभाषा आपको दी हुई है नाद सौंदर्य की, इसको भी आप अच्छी तरह लर्न करोगे। आपको रिटर्न नहीं करना, बल्कि आप इसे अच्छी तरह याद करोगे। और रचना और अभिव्यक्ति में देखें तो जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यानी कवि भी इस तरह चाहता है कि मेरे अंदर भी ऐसे जिस तरह बादल गर्जना करते हुए आते हैं, मेरे अंदर भी इस प्रकार के एक नई चेतना पैदा करने वाले ऐसे शब्दों का समूह आए, ऐसे शब्द आए मेरे अंदर या मेरे अंतर्मन में, इस प्रकार के भाव उमड़ उमड़ कर आए बादलों की तरह, कि मैं भी आम व्यक्ति जो असाधारण आदमी होते हैं उनके अंदर अभिव्यक्त के रूप में ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को भरूं, या इस प्रकार के मतलब उत्साह भरूं जिससे वो भी आगे परिवर्तन करते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पर इसे ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो ये बच्चों आपको खुद को लर्न करना है अच्छी तरह से, यानी कि इस प्रकार से हमने कविता के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पढ़ा है। तो आप इनको अच्छी तरह याद रख सकते हैं। ऐसी अनेक कविताएं भी होती है, उन कविताओं को आप लर्न करके लिख सकते हो बच्चों। तो ये इस प्रकार की कविताएं ज़्यादातर आपको बसंत ऋतु से संबंधित मिलेगी। बसंत ऋतु से संबंधित ऐसी कविताओं को आप कहीं भी सर्च करोगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। फिर आगे चलते हैं। पाठोत्तर सक्रियता की बात की जाए तो बादलों पर अनेक कविताएं हैं। कुछ कविताओं का संकलन करें, उनका चित्रांकन भी करें, यानी चित्र ऐसे चित्र रूपी जो कविताएं होती है उनको लेकर आप संकलन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें लर्न भी कर सकते हैं। फिर चलते हैं, अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है, यानी कि उन्नति प्रगति की बात हो रही है, यानी कि उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न था, हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाने, यानी अंदर के अंदर जो हमारे अंतर्मन के अंदर या मन के अंदर इस प्रकार के अनेक भाव उत्पन्न होते हैं जो बाहर दुनिया से हम मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो उन्हें हम छायावाद के रूप में देखते हैं। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि वास्तव में ये छायावाद की पंक्तियां हैं जो कवि के अंतर्मन से प्रकट हुई है। तो हम इस प्रकार के अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि जैसे अट नहीं रही है, तो कविता में अनेक प्रकार से मानव भावों की इस तरह स्वरूप पैदा हुआ है। जैसे कहीं सांस सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी इस प्रकार की ये जो भाव है, यानी अंतर्मन जिस तरह व्यक्ति जिसकी कल्पना होती है वैसे ही वो बादलों के अंदर देखता है। या जो फाल्गुन का महीना होता है उसके अंदर जब बारिश करते हुए बादल फाल्गुन महीने के अंदर उसकी जो सुंदरता बढ़ाता है, तो उसके अंदर इसी प्रकार से वो नजर आता है। तो यानी इस प्रकार से जो व्यक्ति कवि की अंतर्मन की भावना है वो वैसे ही उस फाल्गुन महीने के अंदर नजर आती है। तो यानी जो मानवीकरण क्रियाएं जो मान लो जो रूप होता है ना बच्चों, तो ये भी एक छायावाद के रूप में ही होता है। यानी जो कवि अपने लेखक अपने मन के चाह रखता है कि समाज में ऐसा हो, और अगर वैसा ही परिवर्तन के रूप में होता है या करना चाहते हो तो वो एक छायावाद के रूप में कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यानी इस प्रकार से मानवीय मनोभावों को प्रतिबिंबित करने वाला जो होता है उसे ही इस तरह से प्रकृति के रूप में देखा जाता है, तो इसे ही हम छायावाद के रूप में एक खास विशेषता देखते हैं। फिर आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, यानी कवि की जो आंखें हैं वो फागुन की सुंदरता को इतने क्यों लुभा रही है, उनको क्यों नहीं हटने दे रही है। तो हम इसको देखते हैं कि फागुन महीना बड़ा प्राकृतिक महीना जो होता है वो बड़ा सुंदर होता है। प्राकृतिक रूप से उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो एक तरह से चारों तरफ खुशबू फैली हुई, उसकी मन को हरने वाले इस प्रकार के दृश्य होते हैं जो लेखक की आंखें निरंतर जैसे देखती रहे। चारों ओर ऐसी व्यक्ति भी पवने चलती है, मंद मंद मधुर
आवाज़ें यानी पशु जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी जो मधुर स्वर सुनने को मिलते हैं। अनेक प्रकार से पेड़ों पर जो लदी डालियाँ होती है, मंद मंद सुगंध बिखेरते पुष्प समूह होते हैं, जो कवि को आंखों को मंत्रमुग्ध सी कर देती है। और यही इस प्रकार का कारण है या इस प्रकार की जो विशेषता है जो कवि को प्राकृतिक वैभव से नहीं हटने दे रही है। तो यानी इस तरह से हम इनका आंसर रूप में दे सकते हैं बच्चों। फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। 3 के अंदर प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है, यानी कि किस प्रकार से वो उसकी व्यापकता को देखता है। तो यही बच्चों जो हमने 2 के अंदर पढ़ा तो लगभग एक जैसे हैं कि किस प्रकार से अनेक जो फाल्गुन की जो महीना होता है वसंत ऋतु का प्रभाव होता है, जो फाल्गुन के महीने की जो शोभा है वो चारों दिशाओं में मतलब फैली हुई होती है। किस प्रकार से पशु पक्षी उस मालूम इस प्रकार के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके अंदर विचरण करते हुए बड़े ही सुंदर लगते हैं। उनके चारों ओर हरियाली, लाल हरे फूलों से भरी हुई डालियाँ, सौंदर्य, यानी कि इस तरह से एक सुंदर दृश्य सौंदर्य मालूम नजर आता है। जिस तरह आकाश में कहीं चारों तरफ नजर उठाओ तो रंग बिरंगे पक्षी, अनेक पंखों वाले पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं। वन उपवन चारों ओर जिसमें मालूम मंद मंद जो खुशबू युक्त जो हवा है वो फैली हुई होती है, बड़ी अच्छी लगती है हमें। चारों ओर फूलों से भरी हुई लताएं एक माला के रूप में नजर आती है, यानी कि एक प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर नजर आता है। तो उसी को हम इस प्राकृतिक व्यापकता के रूप में वर्णन कर सकते हैं बच्चों, जो हर किसी मानव को मनुष्य को आकर्षित किए बिना नहीं रह मालूम आकर्षित करके ही रहती है, या ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उससे आकर्षित न हो। इस तरह से वर्णन कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप इनमें से एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप 3rd नंबर क्वेश्चन को ले लेना या सेकंड को भी चलो ले लेना, दोनों क्वेश्चन करना बच्चों। दोनों थोड़े से अलग प्रकार से हैं। यहाँ पर एक प्रकृति का वर्णन है और दूसरी तरफ उस प्रकृति की तरह किस रूप से प्रकृति मान जो प्रकृति के किस रूप से उसकी आंख नहीं हट रही। तो दोनों क्वेश्चन में एक तरह से मोस्ट अलग अलग रूप में दे रखा है। तो आप दोनों करना बच्चों, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, आंसर बनेंगे और अच्छी तरह से आप शब्दों के अंदर बनाकर लिख सकते हैं अपने। फिर चलते हैं फाल्गुन में ऐसा या फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो क्योंकि बच्चों फागुन का महीना होता है, ये शीत ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु होती है दोनों का मध्यकाल होता है। और ये मध्यकाल एक वसंत ऋतु का ही अंग होता है। और वसंत ऋतु जो ऋतुओं का मान लो जो राजा कहलाता है, तो यानी ऋतुराज कहलाता है। जो पहले जिस तरह सर्द ऋतु होती है तो सर्दी की जो भयंकरता होती है, ठिठुरना होती है, वो दूर होकर जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु भी में धीरे धीरे समय बीतने के साथ आंधियाँ चलने लग जाती है, लू चलने लग जाती है, चारों ओर बारिश होती है, चारों तरफ बाढ़ का दृश्य नजर आता है, लोगों को परेशानी होती है। तो जिससे जनजीवन मान लो अस्त हो जाता है, लोग व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन जो बसंत ऋतु होती है ये सभी से मुक्त होती है, न इसमें सर्दी होती है न इसमें गर्मी होती है। तो इस प्रकार का जो चारों ओर माहौल होता है वो बड़ा मधुर लगता है। जो इस प्रकार से फाल्गुन का महीना सबसे अलग नजर आता है। इसी के अंदर ही होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें चारों ओर उत्साह होता है। पशु पक्षी होते हैं वो मस्त होकर इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, वो जो बड़ी सुंदर नजर आती है। तो इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण सभी ऋतु से अलग है। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। फिर चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषण लिखिए। तो ये बच्चों काफी मोस्ट क्वेश्चन, इसमें जो निराला जी की जो काव्य शिल्प है, जो इन्होंने काव्य रचनाएं की है, तो वो इस कविता के आधार पे, तो यानी किस कविता के आधार पर उनकी रचना है, तो आप इनको लिखोगे। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रकृति चित्रण, यानी दोनों कविताओं में उन्होंने प्रकृति चित्रण ही किया है। तो उनका इस प्रकार से मालूम किस तरह एक दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निराला जी ने प्रकृति को आधार बनाकर उसके स्वरूप को चित्रण किया है, उसके अनेक रूपों को प्रकट किया है, चाहे वो
मान कोमलता के रूप में लें या कठोरता के रूप में लें, उसके हर रूप को यहाँ प्रकट किया है। उनकी प्रकृति बिल्कुल एक सजीव मानव की तरह दिखाई है कि जिस तरह से उन्होंने प्रकृति को एक मानव की क्रिया के रूप में दिया भी, जिस तरह मानव क्रियाएं करता है प्रकृति भी उसी प्रकार से अपने अलग अलग ऋतुओं के अंदर मान लो उस रूप को धारण करती है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से उन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। और अगर उनकी काव्य के रूप में बात की जाए, काव्य शिल्प की बात की जाए, तो काव्य शैली भी उनकी बड़ी गीत के रूप में दिया है। यानी क्यों ये दोनों है, ये दोनों गीत हैं बच्चों, एक गीत के रूप में दे रखे हैं। और गीत के रूप में ही आपने जैसे नाद सौंदर्य देखा था ना बच्चों, तो गीत के अंदर ही इस प्रकार का नाद सौंदर्य होता है। तो यानी दोनों गीत हैं यहाँ पर। तो ये काव्य जो उन्होंने जो शैली रखी है अपनी, तो गीत के रूप में, जिसमें अनेक प्रकार से संक्षिप्तता यानी बड़ी बात को छोटे रूप में दे दी, प्रभाव भी दे रखा है। और गीति तत्व यानी गीत गाने का जो एक जो शब्द होते हैं उन शब्दों को लिया यहाँ पर। तो यही जो काव्य की जो निराला जी की जो विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पर कटाती है। उन्होंने अनेक मान लो इस तरह से प्रतीकों का भी लेकर सफलता से व्यक्त किया है और मनोभावों को बड़े अच्छे सुंदर ढंग से पेश किया है। और उन्होंने भाषा के अंदर खड़ी बोली का भी और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। और उनके अनेक माल प्रवाह है वो बड़ा ही सहज और सरल है। तो इस तरह से हम काव्य शैली के रूप में इनको कह सकते हैं। और अगर इन्होंने उत्पीड़न के रूप में अगर बात करें या मान लो समाज के जो परिवर्तन होता है या समाज के अंदर परिवर्तन क्यों आवश्यक है या किस रूप में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, जब समाज के अंदर चारों ओर मतलब अत्याचार हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो उसके लिए परिवर्तन बड़ा जरूरी है। और उसी परिवर्तन को लाने के लिए बादलों से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तुम इस तरह का जल बरसाओ जिससे कि जो संतृप्त या जो प्रताड़ित जनता है या जो ग्रीष्म ऋतु के द्वारा जो प्रताड़ित जनता है उसकी समस्याएं दूर हो, समृद्धि फैले। तो यहाँ पर उस परिवर्तन की भी बात हो रही है कि मैं समाज के अंदर इस तरह से जो प्रताड़ित जनता है उनके अंदर चेतना जागृत करूं, उनके अंदर परिवर्तन लाऊं, जिससे कि वो इस अत्याचार का विरोध करें, उनके अंदर समृद्धि आए। तो इस तरह से बच्चों मान लो लेखक के द्वारा इस अनेक रूपों में जो दे रखा है उनका हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति। तो होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उन्हें लिखिए। तो बच्चों ये रचना और अभिव्यक्ति आपको लर्न करना है। तो यहाँ दर्शाना है कि परिवर्तन आप जानते हो बच्चों, होली का त्योहार यानी कि वसंत ऋतु का आगमन होता है, जो अभी हमने भी तो देखा था किस प्रकार से होली के आसपास का मौसम था, बिल्कुल सर्दी खत्म हो जाती है, मौसम एकदम सामान्य होता है, ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना ठिठुरन होती है, ना कोहरे का कोई प्रकोप होता है, मौसम सुहावना होता है, बिल्कुल चारों ओर हरियाली छाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, फसलें धीरे धीरे पकने लग जाती है। तो इस तरह से चारों ओर मानव का जो माहौल है वो बड़ा सुहावना हो जाता है, सुंदर होता है। और इसी ऋतु परिवर्तन से पशु पक्षी अनेक प्रकार की क्रियाएं करती हैं, सभी खुश नजर आते हैं। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं आगे वाले पेज पर। तो बच्चों इस पेज पे हम देख रहे हैं कि पाठ्येतर सक्रियता यानी पाठ के अंदर जो अलग कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन थे, उनमें जो फागुन के गाए जाने वाले जैसे गीत, जैसे होरी फाग होती है, जैसे मान लो ये जो डफ होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं और कई राज्यों में बहुत अच्छी तरह से फाल्गुन यानी होली के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उसमें प्रकार चंग के एक चंग रूपी जो वाद्य यंत्र होता है उसके ऊपर बजा कर वो गाते हैं उसे। तो यहाँ इसको आप देख सकते हैं और आप सर्च करके इसका अच्छी तरह से फाइंड करके लिख सकते हैं। यानी कि फाल्गुन के महीने में जो आने वाले त्यौहार है उनके अंदर इस प्रकार के जो गीत है वो गाए जाते हैं। और शब्द संपदा की बात की जाए तो ये शब्द आपने अच्छी तरह से लर्न कर ही लिए होंगे जो कविता के अंदर आए थे। धाराधर यानी बादल को कहा जाता है, उन्मन यानी कहीं मन न टिकनी स्थिति या अनमनापन या मन के अंदर जो विचलन होता है, मन का न टिकना कह सकते हैं। निदाग कहते हैं, भयंकर गर्मी होती है उसको कहते हैं बच्चों। सकल यानी सारा या सब, कुल इसको कहते हैं। आबा कहते हैं चमक को, वज्र कहते हैं कठोर या भीषण यानी कठोरता जिसमें पाई जाती है वो वज्र के समान होता है। और अट कहते हैं समाना या प्रविष्ट यानी प्रवेश करना कह सकते हैं। अट यानी भर जाना भी कह सकते हैं बच्चों। और पाठ पाठ कहते हैं जगह जगह, यहाँ पर स्थान के लिए भी कहा गया है जगह जगह या स्थान स्थान पर। शोभाश्री कहते हैं सौंदर्य से भरपूर।
जो सुंदरता नजर आती है, जो श्री के अंदर कह सकते हैं, भरपूर को कहते हैं, और शोभा यानी सुंदर, शोभा में सुंदरता भी होती है और सुंदर भी है यानी सौंदर्य बढ़ाने वाला। और पट कहते हैं समा नहीं रही है यानी इतना भर जाना, ऐसे कहते हैं। और आखिर के अंदर इस कविता में निराला फाल्गुन के सौंदर्य में डूब गए, उनमें फाल्गुन की अबारत भर गई, मतलब चमक ऐसी भर गई है जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है न फाल्गुन से, यानी उन्होंने इस प्रकार से अपनी जो काव्य सौंदर्य है उसको रचा है। तो आप इस कविता का अध्ययन करके देख सकते हैं, पढ़ के देखेंगे। तो हम पीछे आपको बता चुके हैं अध्ययन के रूप में कि आपको कौन कौन सी क्वेश्चन पाठ्य जो पुस्तक के अंदर करने हैं, आपको बता दिया गया अच्छी तरह से। तो उनका ध्यान देंगे और अपना कार्य पूर्ण करेंगे। और कल आपकी नोटबुक बच्चों सबकी आनी चाहिए। आज आपका वर्क ये कंप्लीट होना चाहिए और कल हर हाल में सभी की नोटबुक आनी ही चाहिए। अगर आपकी नोटबुक नहीं आती है तो फिर आपको कॉल की जाएगी। तो बच्चों ऐसा नहीं हो कि आपको बार बार कॉल करनी पड़े। तो इससे अच्छा है आप अपना वर्क पूरा करें और नोटबुक कल अवश्य भेजें। जय हिंद।